हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। आप सभी कैसे हैं मित्रों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी मित्रों। साथियों, आप सभी का फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ चुका है और ये अंतिम समय में हम लोग अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, अपनी तैयारी को जांचते हैं और एग्जाम का एक माहौल अपने लिए क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे समय पर को आप लोगों ने अपनी तैयारी को भली भांति जांच लेना है। मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जीके जीएस हिंदी व उत्तराखंड पर आधारित प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैंने 50 प्रश्नों को रखा हुआ है मित्रों। 15 प्रश्न हमारे हिंदी के, 15 प्रश्न हमारे जीके जीएस के और 20 प्रश्न हमारे उत्तराखंड के हैं। तो आप लोग यहाँ पर आकर के अगर 40 प्लस स्कोर कर रहे हैं इन 50 प्रश्नों में, तो आपकी तैयारी भली भांति अच्छी खासी हो रखी है। तो दोस्तों, आप लोग अगर अभी वीडियो पर आए हैं, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। मैं इन प्रश्नों के साथ साथ आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताऊंगा, जिससे कि आप लोगों को आपके एग्जाम में हेल्प हो जाएगी। मित्रों, आपका ज़्यादा समय ना खराब करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट आप सभी से दोस्तों कि अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? आपके ऑप्शन हैं वाल्टर जी रोजेन, एडवर्ड सुएज, वॉटसन या फिर जी एल एडवर्ड। तो दोस्तों, आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। देखो मित्रों, मैं इसमें किसी प्रकार के पेन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करूंगा। आप लोगों ने डायरेक्ट अपना प्रश्न पढ़ना है, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगा लेना है मित्रों, और वीडियो को प्ले करके आप लोग आंसर उसका जान सकते हैं। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोजेन के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये कब करा था इनके द्वारा? तो 1985 में इनके द्वारा जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया गया था। एक प्रश्न और बनता है दोस्तों कि जीव मंडल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, जीव मंडल यानी कि बायोस्फीयर शब्द का सबसे पहले यूज किसने किया था? तो 1885 में एडवर्ड सुएज के द्वारा सबसे पहले जीव मंडल शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, किस बंदरगाह के निकट डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी होने के कारण यह समुद्री हवाओं से सुरक्षित रहता है? आपके ऑप्शन है मुंबई बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह या फिर विशाखापत्तनम बंदरगाह। तो दोस्तों, आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, विशाखापत्तनम बंदरगाह, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है दोस्तों। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है और इसी के निकट क्या है, डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी है, जिसके कारण से यह समुद्री हवाओं से सुरक्षित रहता है। देखिए दोस्तों, मुंबई बंदरगाह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। आपने ध्यान रखना है कि यह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है और इसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस एक महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? आपके ऑप्शन हैं अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि ये ज्वालामुखियों से प्रश्न हमारे एग्जाम में बनते रहे आते हैं। तो आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा दोस्तों। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है दोस्तों, उसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। एक तथ्य आप लोग ज्वालामुखी से याद रखिएगा, जो प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहते हैं? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक नगरीकरण किस राज्य में हुआ है? आपके ऑप्शन है मुंबई, बेंगलुरु, केरल या फिर गोवा। तो दोस्तों, आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। भारत में सर्वाधिक नगरीकरण गोवा राज्य में हुआ है। और अगर आपसे पूछा जाए कि समान सिविल नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य, तो वह गोवा था और दूसरा हमारा उत्तराखंड था। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? आपके ऑप्शन है दोस्तों आर्टिकल 280, आर्टिकल 380, आर्टिकल 180 या फिर आर्टिकल 117। तो दोस्तों, आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग की चर्चा दोस्तों भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 में करी गई है। बात करी जाए दोस्तों वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 साल में होता है। और इस समय कौन सा वित्त आयोग चल रहा है अगर आपसे पूछा जाता है, तो इस समय 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? NK सिंह जिसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? आपके ऑप्शन हैं आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 या फिर आर्टिकल 368। तो दोस्तों, आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 356 आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन की चर्चा करी गई है भारतीय संविधान में। देखिए दोस्तों, ये 3 आप लोगों को बिल्कुल आपातकाल के बारे में ध्यान रखना है। सबसे पहले आपने ध्यान रखना है 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा है।
ठीक है। उसके बाद 356 में हमारे राष्ट्रपति शासन की चर्चा है और आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल की चर्चा है। 4 का गैप आप लोगों ने ध्यान रखना है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल। और 368 में क्या है दोस्तों, तो इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख करा गया है आर्टिकल 368 में, जो कि हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? आपके ऑप्शन हैं 36वें, 42वें, 44वें या फिर 46वें। दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य हमारे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि यह 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, दोस्तों 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। और अगर आपसे बोलता है कि मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, तो दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमारे यह मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए थे। और ये किस देश से लिए गए हैं दोस्तों, तो यह रूस से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब करी गई थी? आपके ऑप्शन हैं 16 जुलाई 1952, 16 जुलाई 1929, 16 जुलाई 1928 या फिर 16 जुलाई 1953। तो दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 जुलाई 1929 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना दिल्ली में करी गई थी। और ये जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इसने भारत की मिट्टियों का विभाजन 8 प्रकारों में किया है। आपने इस वाले तथ्य को भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? आपके ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी या फिर अकबर। तो दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनवी था। आपने ध्यान रखना है कि लाख बख्श की उपाधि किसको मिली गई थी दोस्तों, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी, जो कि गुलाम वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 1527 में, 1526 में, 1525 में या फिर 1524 में। तो दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा व बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा था। अगला प्रश्न है, किस एक मुगल शासक को उसकी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी? आपके ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, बाबर या फिर शाहजहां। तो दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बाबर मुगल शासक जो था हमारा, उसको कलंदर की उपाधि दी गई थी। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो इब्राहिम लोदी व बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, महाराजा जय सिंह व शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1661 में, 1662 में, 1667 में या फिर 1665 में। तो दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। महाराजा जय सिंह व शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध व द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय में लड़े गए थे? आपके ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध व द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में लड़े गए थे। अगर बात करी जाए कि ये युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुए थे, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सलवाई की संधि के तहत 1782 में समाप्त हुआ था। वह आपने ध्यान रखना है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध था यानी कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था दोस्तों, यह मंगलौर की संधि के तहत 1784 के द्वारा समाप्त हुए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने करी थी? आपके ऑप्शन हैं दादा भाई नौरोजी, बंकिम चंद्र चटर्जी, लॉर्ड कर्जन या फिर P.N. वापट। तो दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना करी थी 1887 में। आपने इस तथ्य को भी ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। GK/GS का अंतिम प्रश्न दोस्तों, ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी कौन है जिसका 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया है? आपके ऑप्शन हैं एलिजाबेथ प्रथम, विक्टोरिया, विक्टोरिया द्वितीय या फिर एलिजाबेथ द्वितीय। तो दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा।
इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। विक्टोरिया द्वितीय की मृत्यु हुई थी, ब्रिटेन की जो कि सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी थी, और 8 सितंबर 2022 को इनका निधन हो गया था 96 वर्ष की अवस्था में। दोस्तों यहाँ से हिंदी के प्रश्न प्रारंभ हो रहे हैं, तो आप लोगों की तैयारी आप लोग हिंदी की भी जांच सकते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? आपके ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मन्नू भंडारी या फिर मुंशी प्रेमचंद। तो दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा राहुल सांकृत्यायन जी की है, जिन्हें हम लोग पंडित जी या फिर घुमक्कड़ कवि और केदार पांडे, इनका जो मूल नाम था, इन सभी नामों से भी जानते हैं। मेरी जीवन यात्रा इनकी आत्मकथा है। काफ़ी सारी जगह इन्होंने एक्सप्लोर करी, जिस कारण से इन्हें घुमक्कड़ कवि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अलंकार के कितने भेद हैं? आपके ऑप्शन हैं 2, 3, 4 या फिर 5। दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अलंकार के हमारे 3 भेद होते हैं। ये 3 भेद कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो एक होता है शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार और एक होता है उभयालंकार। अगला प्रश्न है, उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूं, कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर मिश्रित वाक्य, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूं, यह हमारा मिश्रित वाक्य है, क्योंकि इसमें हमें एक उपवाक्य और एक पूर्ण वाक्य देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि जो एक वाक्य है वो दूसरे वाक्य के ऊपर निर्भर है। मिश्रित वाक्य इसमें मौजूद है। अगला प्रश्न है, उन्मीलन शब्द का विलोम क्या होगा? आपके ऑप्शन है मीलन, अवमीलन, निमीलन या फिर अनुमीलन। तो दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उन्मीलन शब्द का जो विलोम होगा वह होगा हमारा निमीलन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आग का पर्यायवाची है? आपके ऑप्शन है वैश्वानर, सैंधव, शक्र या फिर पुंडरीक। तो दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आग का पर्यायवाची है हमारा वैश्वानर। दोस्तों आपने ध्यान रखना है, हुताशन, ज्वलन, कृषाणु, यह सब भी हमारे आग के पर्यायवाची हैं। सैंधव की बात करें तो घोड़े का पर्यायवाची है, और पुंडरीक की बात करें तो यह हमारा कमल का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? पहला शब्द हमने लिखा है मैथिली, दूसरा लिखा है विदुषी, तीसरा लिखा है कवियत्री और चौथा लिखा है हमने अनधिकार। तो दोस्तों आपने बताना है कि निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। दोस्तों इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनधिकार इसमें हमारा शुद्ध शब्द है, जबकि मैथिली, विदुषी और कवियत्री हमारे तीनों के तीनों गलत शब्द हैं। देखो दोस्तों कई सारे लोगों को डाउट रहता है कि अनधिकार गलत है, अनाधिकार सही होगा। तो दोस्तों अनाधिकार शब्द गलत हो जाएगा, आप लोगों ने ध्यान रखना है। अनाधिकार गलत है और अनधिकार सही शब्द है। ऑप्शन डी जिस प्रकार से लिखा गया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? आपके ऑप्शन है माँ स्वेटर बुनती है, रामू खाना खा रहा है, चालक गाड़ी चलाता है या फिर श्याम हंसता है। दोस्तों आपने बताना है कि इन चारों वाक्यों में से कौन सा जो एक वाक्य है वो अकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। तीन वाक्य जो है हमारे वो सकर्मक क्रिया के हैं और एक वाक्य हमारा अकर्मक क्रिया का है। आपने बताना है कि कौन सा वह वाक्य होगा। तो दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। श्याम हंसता है वाक्य में अकर्मक क्रिया है। देखो दोस्तों आपको कभी भी कर्म की पहचान करनी होती है तो हम क्या और किसको से प्रश्न करते हैं। आप देखो जैसे बोलिए क्या बुनती है तो स्वेटर आ जाएगा आंसर में, क्या खा रहा है तो खाना खा रहा है आ जाएगा, क्या चलाता है तो गाड़ी चलाता है आ जाएगा। तो इन तीनों वाक्यों में हमें कर्म दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप बोलते हो क्या हंसता है तो कोई चीज़ का कोई आंसर नहीं मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा अकर्मक क्रिया में चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कैंची किस भाषा का शब्द है? आपके ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, तुर्की या फिर पुर्तगाली। तो दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैंची हमारा तुर्की भाषा का शब्द है। आप लोगों ने ध्यान रखना है, कई ज़्यादा बार हमारे एग्जाम में यह प्रश्न बना है। अगला प्रश्न है, गोधूम का तद्भव शब्द क्या होगा? आपके ऑप्शन है गोबर, गेहूं, गोधन या फिर गाय। तो दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गोधूम का तद्भव शब्द हमारा गेहूं होगा। अगला प्रश्न है, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है मध्यम पुरुष सर्वनाम, अन्य पुरुष सर्वनाम, उत्तम पुरुष सर्वनाम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। श्रोता के लिए हम मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। देखो दोस्तों अगर आप लोग अपने बारे में बात कर रहे हैं तो जो वक्ता होता है, जो बोलने वाला इंसान होता है, उसके लिए हम उत्तम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। श्रोता के लिए हम लोग मध्यम पुरुष सर्वनाम का, और किसी अन्य व्यक्ति के लिए, किसी तीसरे पर्सन के लिए हम लोग अन्य पुरुष सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है,
व्युत्पत्ति या फिर उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? आपके ऑप्शन है 5, 6, 4 या फिर 3। तो दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। व्युत्पत्ति या फिर उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। लेकिन अगर आपसे बोला जाता है संज्ञा के कितने भेद हैं या फिर व्याकरण के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तब आपने ध्यान रखना है दोस्तों कि तब इस आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से 5 भेद होते हैं? तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, यह हमारे संज्ञा के 5 भेद हैं। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा व्युत्पत्ति या फिर उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो तब आपने ध्यान रखना है कि इस आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ शब्द में सही संधि है? पहला ऑप्शन आपका व्यंजन, दूसरा है स्वर, तीसरा है विसर्ग और चौथा है दीर्घ संधि। तो दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जगन्नाथ शब्द में व्यंजन संधि मौजूद है। देखिए दोस्तों, इसमें ये वाला रूल है हमारा, जिसमें कि आपको क, च, ट, त, प के बाद अगर किसी वर्ग का 5वां वर्ण आता है तो जो क, च, ट, त, प होता है वो अपने वर्ग के 5वें में चेंज हो जाता है। तो इसमें जगत जो तौ शब्द है उसके बाद किसी वर्ग का 5वां वर्ण यानी कि नौ आ गया है, तो जो तौ है अपने ही वर्ग के 5वें में बदल जाता है, यानी कि नाम में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से जगतनाथ शब्द हमारे क्या बन जाता है? जगन्नाथ बन जाता है। अगला प्रश्न है, श ध्वनि का उच्चारण स्थान है? पहला आपके ऑप्शन है तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ्य या फिर दंत्य। दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। श जो ध्वनि है इसका उच्चारण स्थान हमारा तालव्य होगा। देखो दोस्तों, अगर आपसे बोला जाता है पेट कटा जो श होता है हमारा, श से षटकोण वाला जो श होता है दोस्तों, वह उस श का ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो तब आपने ध्यान रखना है कि उसका मूर्धन्य उच्चारण स्थान है। सलजम वाले श का तालव्य है, पेट कटे श का मूर्धन्य है। और अगर आपसे बोला जाता है श से सपेरा वाला जो श होता है उसका उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों उसका उच्चारण स्थान हमारा दंत्य सहदय, तो उसे हम क्या कहते हैं? दंत्य श कहते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है रामावतार शर्मा, कामता प्रसाद गुरु, अंबिका प्रसाद वाजपेयी या फिर केशव राम भट्ट। तो दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कामता प्रसाद गुरु जी को हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है। देखो दोस्तों, पाणिनि कौन थे? तो यह संस्कृत के एक महान विद्वान थे। वैसे ही हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जा रहा है कामता प्रसाद गुरु जी को, यानी कि हिंदी व्याकरण की अच्छी खासी नॉलेज इनको थी, जिस कारण से इन्हें हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा हिंदी का, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? परिमाणवाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक या फिर संख्यावाचक। तो दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पर प्राचीन जो शब्द है हमारे यहाँ गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। आपने ध्यान रखना है कि विशेषण के हमारे कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो विशेषण के हमारे 4 भेद होते हैं और ये चारों के चारों भेद यहाँ पर को लिखे गए हैं, आपने इन चारों को ही ध्यान में रखना है। मित्रों, यहाँ से उत्तराखंड प्रारंभ हो रही है। मैं प्रयास करूंगा आप लोगों को अधिक से अधिक तथ्य इनके बारे में भी बता सकूं और आप लोगों ने भी अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से जांच लेना है। पहला प्रश्न हमारा उत्तराखंड का, उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है? पूर्व या मध्य भाग में, पश्चिमी या मध्य भाग में, उत्तर मध्य भाग में, दक्षिण मध्य भाग में। दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड हिमालय के पूर्व मध्य भाग में स्थित है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर सामान्यतः वर्षा की मात्रा बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या फिर पहले घटती है फिर बढ़ती है? दोस्तों आपने बताना है कि राज्य में जब हम दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर को बढ़ते हैं ना, हमारे राज्य की तरफ को, तो हमारी जो वर्षा की मात्रा है वो बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी या फिर पहले बढ़ेगी और फिर घटेगी। तो दोस्तों ये आपके ऑप्शन हैं और आप लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर सामान्यतः वर्षा की मात्रा हमारी घटती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा तराई वाला इलाका है, उधम सिंह नगर हो गया या फिर जो चंपावत के इलाके हो गए, तो दोस्तों ऐसे जो इलाके हैं जो ज़्यादा ऊंचे नहीं हैं, जो थोड़े से नीचे नीचे को हैं, इनमें अधिकतम वर्षा देखने के लिए हमें मिलती है। जैसे जैसे हिमालय की हाइट बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे वर्षा की मात्रा भी कम होती जाती है। आपने देखा होगा एक प्रश्न बनता है कि हिमालय के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? दोस्तों हिमालय के जो शिवालिक वाला क्षेत्र है वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर की जो चोटियाँ हैं वो ज़्यादा ऊँची नहीं है और वहाँ की चोटियों पर आराम से जो मानसूनी हवाएँ होती है वो जाके टकराती है और वहाँ पर बारिश हो जाती है दोस्तों। लेकिन इन हवाओं से, इन चोटियों से पार होकर के कुछ ही % हवा पीछे को जा पाती है, जिस कारण से थोड़ी बहुत वर्षा हमें लघु हिमालय में और कुछ बहुत ही हल्की सी वर्षा हमें बाह्य हिमालय में देखने के लिए मिलती है। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय टिहरी रियासत का राजा कौन था? आपके ऑप्शन है मानवेंद्र शाह, नरेंद्र शाह,
कीर्ति शाह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। भारत की आज़ादी के समय टिहरी रियासत का राजा मानवेंद्र शाह था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न बनता है दोस्तों कि मानवेंद्र शाह ने टिहरी रियासत का भारत में विलय कब किया था? तो दोस्तों 1 अगस्त 1949 को मानवेंद्र शाह ने टिहरी रियासत का भारत में विलय कर दिया था और टिहरी रियासत हमारे यूपी यानी कि संयुक्त प्रांत तब उसे कहा जाता था, उसका 50वां जिला बना था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 के कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में गढ़वाल के किन दो नेताओं ने भाग लिया था? आपके ऑप्शन है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा व मुकुंदी लाल ने, मुकुंदी लाल व हरगोविंद पंत ने, बद्रीदत्त पांडे व चिरंजी लाल ने, गोविंद बल्लभ पंत व विक्टर मोहन जोशी ने। दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1919 के कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में गढ़वाल के दो नेताओं अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा व मुकुंदी लाल ने, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने भाग लिया था। और आप सभी जानते होंगे चंद्र सिंह गढ़वाली व उनके सभी जो साथी थे उनकी पैरवी किसने करी थी? तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने उन सभी की पैरवी करी थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित प्रस्ताव कब रखा था? आपके ऑप्शन है 1990, 1991, 1992 या फिर 1993। तो दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वर्ष 1990 में यूकेडी जो उत्तराखंड क्रांति दल है इसके विधायक थे जसवंत सिंह बिष्ट। इन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित प्रस्ताव रखा था कि इसे पृथक राज्य के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरनगर यानी कि रामपुर तिराहा गोलीकांड कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1993, 2 अक्टूबर 1994, 2 सितंबर 1994 या फिर 2 अक्टूबर 1995। तो दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर यानी कि रामपुर तिराहा गोलीकांड हुआ था और इस घटना को ना हम लोग क्रूर शासक की क्रूर साजिश की संज्ञा भी दी गई थी। तो आपने ध्यान रखना है कि किस घटना को, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है उत्तराखंड की किस घटना को क्रूर शासक की क्रूर साजिश की संज्ञा दी गई है, तो रामपुर तिराहा जो गोलीकांड था इसे क्रूर शासक की क्रूर साजिश की संज्ञा दी गई थी। अगला प्रश्न है, कुमाऊं मंडल के कितने जिले गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है 5, 2, 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुमाऊं मंडल के जो भी गढ़वाल मंडल को जिले स्पर्श करने वाले वो इन ऑप्शनों में मौजूद नहीं है। कुमाऊं मंडल के 4 जिले गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं। ये 4 जिले कौन कौन से होंगे दोस्तों? तो पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल। ये जो 4 जिले हैं यह गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं। आप लोगों ने चारों को ही ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हिमपुत्र उपनाम से उत्तराखंड के किस व्यक्ति को जाना जाता है? आपके ऑप्शन है जीबी पंत, इंद्र सिंह बिष्ट, हेमवती नंदन बहुगुणा या फिर दिव्या रावत। दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हेमवती नंदन बहुगुणा जी को हिमपुत्र व धरतीपुत्र भी कहा जाता है, जबकि हिमालय पुत्र जीबी पंत को कहा जाता है। अब देखो दोस्तों दोनों में अंतर समझना। हिमपुत्र कहा जा रहा है हेमवती नंदन बहुगुणा को और हिमालय पुत्र कहा जाता था जीबी पंत को। आपने ध्यान रखना है। एप्पल मैन के नाम से इंद्र सिंह बिष्ट हमारे फेमस हैं, जबकि मशरूम गर्ले के नाम से दिव्या रावत जी प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? आपके ऑप्शन है 520.82 वर्ग किलोमीटर, 195.5 वर्ग किलोमीटर, 3300 वर्ग किलोमीटर या फिर 1316 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 520.82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करी जाए दोस्तों कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की, तो 1936 में इसकी स्थापना हुई थी हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से। आज़ादी के बाद इसका नाम कर दिया गया था रामगंगा नेशनल पार्क और 1957 में इसका नाम कर दिया गया था कॉर्बेट नेशनल पार्क और अभी वर्तमान में फिर से इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क करने की बात कही गई है। नैनीताल जिले व पौड़ी गढ़वाल जिले में इसका विस्तार है, आप लोगों ने ध्यान रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न वन्यजीव विहार व उनके स्थापना वर्ष में कौन सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है गोविंद वन्यजीव विहार 1955, केदारनाथ वन्यजीव विहार 1972, अस्कोट वन्यजीव विहार 1986 या फिर नंधौर वन्यजीव विहार 2011। तो दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो नंधौर वन्यजीव विहार है वह अपनी स्थापना वर्ष के साथ सुमेलित नहीं है। नंधौर वन्यजीव विहार की स्थापना दोस्तों वर्ष 2012 में करी गई थी। अगला प्रश्न है, टिहरी वन विभाग की स्थापना किस वर्ष करी गई थी? आपके ऑप्शन है दोस्तों 1885 में, 1868 में, 1869 में या फिर 1882 में।
तो दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। टिहरी वन विभाग की स्थापना 1885 में करी गई थी दोस्तों। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि कुमाऊं वन विभाग की स्थापना कब करी गई थी, तो 1868 में कुमाऊं वन विभाग की स्थापना और गढ़वाल वन विभाग की स्थापना 1869 यानी कि 1869 में करी गई थी। अगला प्रश्न है, किस पवार शासक के समय गुरु राम राय का देहरादून आगमन हुआ था? आपके ऑप्शन है फतेह शाह, नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह या फिर सुदर्शन शाह। तो दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फतेह शाह के समय गुरु राम राय का देहरादून आगमन हुआ था। आपने एक तथ्य और ध्यान रखना है दोस्तों फतेह शाह से, कि अकबर व चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की भांति इसने भी अपने दरबार में नवरत्न विराजे थे, यानी कि नवरत्न को इन्होंने भी अपने दरबार में रखा था, किसी कॉपी करते हुए अकबर और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की भांति। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड नाम से किस स्थान को जाना जाता है? आपके ऑप्शन है कौशानी, हर्षिल, चोपता या फिर देहरादून। तो दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड के नाम से हर्षिल, जो कि उत्तरकाशी में मौजूद है, इसको जाना जाता है। देखो दोस्तों, अगर आपसे बोलता है भारत का स्विट्जरलैंड तो कौसानी को कहा जाता है, उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड हर्षिल को कहा जाता है। अगर आपसे बोलेगा उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड, तो आपने ध्यान रखना है कि चोपता बुग्याल जो कि रुद्रप्रयाग में स्थित है, इसे उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नेपाल के अजमेरगढ़ तक शासन करने वाला पहला चंद शासक कौन था? तो आपके ऑप्शन है भारती चंद, उद्योत चंद, महेंद्र चंद या फिर देवी चंद। तो दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उद्योत चंद जो था, उसने नेपाल के अजमेरगढ़ तक शासन करने वाला यह हमारा पहला चंद शासक था। एक तथ्य आप लोग और ध्यान रखेंगे दोस्तों, कि अगर आपसे पूछा जाता है कि चंद वंश का तुगलक किस शासक को कहते थे, तो देवी चंद को चंद वंश का तुगलक कहते थे। और आपने भारती चंद से ध्यान रखना है कि नेपाल में 11 वर्षों तक वहाँ पे डेरा डाल करके, नेपाल के साथ 11 वर्षों तक युद्ध कर करके, वहाँ हमारा जो चंद शासन था, जो हमारी चंद की वो थी कुमाऊं जो क्षेत्र था, इसको नेपालियों के अधीन से मुक्त किस शासक ने कराया था? तो भारती चंद ने कराया था। इसी के समय पर नायक जाति की उत्पत्ति हुई थी। महेंद्र चंद से आप लोग ध्यान रखेंगे कि कुमाऊं जो चंदवंश था, चंदवंश का अंतिम शासक हमारा महेंद्र चंद था। अगला प्रश्न है, सुरकंडा देवी मंदिर रोपवे सेवा की शुरुआत कब से करी गई थी? तो आपके ऑप्शन है 21 अप्रैल 2021, 21 अप्रैल 2022, 22 अप्रैल 2021 या फिर 22 अप्रैल 2022। तो दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 21 अप्रैल 2022 से सुरकुंडा देवी मंदिर रोपवे सेवा की शुरुआत करी गई है। अगर आपसे पूछा जाता है कि यह मंदिर कहाँ किस जिले में स्थित है, तो टिहरी गढ़वाल जिले में यह मंदिर स्थित है दोस्तों। और यह उत्तराखंड का एकमात्र सिद्धपीठ है जहां गंगा दशहरा को विशाल मेला लगता है। अगला प्रश्न है, कराचल देव ने उत्तराखंड पर आक्रमण कब किया था? आपके ऑप्शन है 1223 में, 1191 में, 1221 में या फिर 1192 में। तो दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कराचल देव ने उत्तराखंड पर आक्रमण 1223 ईस्वी में किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में जागड़ सम्राट के रूप में किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन है मीना राणा, नैन सिंह रावत, प्रीतम भरतवाण या फिर प्रीतम नेगी। तो दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रीतम भरतवाण जी को उत्तराखंड में जागड़ सम्राट के रूप में जाना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जागड़ संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 17 सितंबर को जागड़ संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजी जनजाति के लोग अपने आवास स्थल को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है रौत्यूड़ा, गोठ, खत्ते या फिर रंगम। तो दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। राजी जनजाति के लोग अपने आवास स्थल को रौत्यूड़ा कहते थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि राजी जनजाति के प्रमुख देवता कौन हैं, तो इनके प्रमुख देवता बागनाथ देव हैं। अगला प्रश्न है, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों व उनके क्षेत्रफल में कौन सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है आपका कॉर्बेट 520.82 वर्ग किलोमीटर, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 472 वर्ग किलोमीटर, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 624 वर्ग किलोमीटर, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 85.5 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है उसका क्षेत्रफल सुमेलित नहीं है, क्योंकि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है वह हमारा 87.5 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल या फिर रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर हमारा हरिद्वार जिले में स्थित है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। और ये वही स्थान है जहां पर पार्वती माता ने शिव जी की तपस्या करी थी और उनको प्रसन्न करके उनसे विवाह भी किया था।
तो दोस्तों आप सभी का कितना स्कोर आ रहा है, क्या इसमें स्कोर बन रहा है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों की तैयारी अच्छी खासी तो आप 40+ तो इसमें आराम से लेकर के आ जाओगे। तो दोस्तों आप सभी को ये क्लास कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको आपके आगामी एग्जाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं दोस्तों। धन्यवाद।